हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई नोट्स 24/7। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि जल्द ही एमपी हाई कोर्ट में असिस्टेंट ग्रेड 3 और स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज आने वाली हैं और उसके लिए जो भी तैयारी है उससे रिगार्डिंग मैं अगली वीडियो में आपसे बात करूंगी। तो आज हम उसी को लेकर आए हैं आपके साथ में। आज मैं आपके साथ जो असिस्टेंट ग्रेड 3 और स्टेनोग्राफर का लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था उसे डिस्कस करने वाली हूँ, क्योंकि जब भी आप तैयारी शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको ये जान लेना जरूरी है कि हमें क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन से सब्जेक्ट्स को तैयार करना है, और उसका एक आधार आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें आपकी जीके प्लस जीएस इंक्लूडिंग जीके ऑफ एमपी के 30 क्वेश्चंस आते हैं, जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होंगे। उसके बाद आपके 20 क्वेश्चंस आपके मैथ और रीजनिंग के होंगे, मतलब 10 क्वेश्चन आपके मैथ के होंगे, 10 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे। ऐसे आपका 50 नंबर का पोर्शन ये हो गया। उसके बाद 20 नंबर की आपकी इंग्लिश आएगी, 10 नंबर की आपकी हिंदी आएगी और 20 नंबर आपके कंप्यूटर के होंगे। कंप्यूटर का एग्जाम जो भी आएगा, मतलब जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इंग्लिश में ही होंगे, हिंदी में नहीं होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो जो जीके के क्वेश्चन है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिए हुए हैं, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए इसलिए मैं आपके साथ हिंदी में ही पेपर डिस्कस करूंगी। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के किस जिले में जहाज महल स्थित है? धार, जबलपुर, होशंगाबाद या ग्वालियर? तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा कि धार जिले में जहाज महल स्थित है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? माधव राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान या वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान? तो माधव, सतपुड़ा और पेंच तीनों राष्ट्रीय उद्यान एमपी में है और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एमपी में नहीं है। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है? तो कबूतर, बाज, गिद्ध या दूधराज? तो सभी को पता है कि मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी दूधराज है। नेक्स्ट है, मानधाता मेला का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? विदिशा, बुरहानपुर, खंडवा या भोपाल? तो जो मानधाता का मेला है वो हमारे खंडवा जिले में लगता है। नेक्स्ट है, 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? पोटेशियम आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, सोडियम मोनोऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं? तो जो 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी वो हुई थी मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के कारण। छठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, पूरे देश में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार या संपत्ति का अधिकार? तो ये तीनों हैं, जो समानता है, धर्म की स्वतंत्रता है और पूरे देश में स्वतंत्र घूमने का अधिकार, ये तीनों हमारे मौलिक अधिकार हैं। लेकिन जो संपत्ति का अधिकार है उसे मौलिक अधिकार से अलग कर दिया गया है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा का अध्यक्ष? तो इसका सही उत्तर होगा उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 7, 8, 9 या 10? तो भारत में हाल ही में 8 केंद्र शासित प्रदेश हुए हैं। नेक्स्ट है, सार्क में कितने सदस्य देश सम्मिलित हैं? 8, 7, 9 या 10? तो इसका सही आंसर है 8, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, येन निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? जापान, नॉर्वे, रूस या कनाडा? तो येन है वो जापान की मुद्रा है। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? नीलगिरी तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार, जौनसार वावर या असम? तो जो टोडा जनजाति है वो मुख्य रूप से नीलगिरी तमिलनाडु में निवास करती है। 12वां क्वेश्चन है, लोकटक झील कहाँ स्थित है?
उत्तराखंड, मणिपुर, राजस्थान या केरल? तो सही आंसर है मणिपुर। मणिपुर में ही लोकटक झील है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है? शुक्र, बृहस्पति, मंगल या बुध? तो सही आंसर है शुक्र। राई लोक नृत्य किस क्षेत्र का है? निमाड़, बुंदेलखंड, बघेलखंड या मालवा? तो सही आंसर है बुंदेलखंड। जो राई नृत्य है वो बुंदेलखंड क्षेत्र का नृत्य है। 15वां क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ने किस टीम को हराकर T20 विश्व कप 2021 जीता? भारत, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड या पाकिस्तान? तो जो सही आंसर है वो है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड को हराकर ही ऑस्ट्रेलिया ने 2021 का T20 वर्ल्ड कप जीता था। 16वां क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में मिश्रित 50 मीटर पिस्टल SH1 निशानेबाजी में 4 सितंबर 2021 को स्वर्ण पदक किसने जीता? मनीष नरवाल, सिंहराज अधाना, सुमित अंतिल या योगेश कथुनिया? तो सही आंसर है मनीष नरवाल। 17वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे अमित्र घात के नाम से जाना जाता है? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या पुष्यमित्र शुंग? तो सही उत्तर है बिंदुसार। बिंदुसार को ही अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। 18वां प्रश्न है हमारा, भारत परिषद अधिनियम 1909 माल्य मिंटो सुधार का अधिनियम संबंधित था? पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से, विकेंद्रीकरण से, द्वैध शासन से या विधान परिषद से? तो जो सही उत्तर है वो है पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से। 19वां प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? अहमद शाह अब्दाली और मराठा, बाबर और इब्राहिम लोदी, अकबर और हेमू या बाबर और मेदिनी राय? तो सही उत्तर है अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संविधान की प्रवर्तन तिथि है? 26 नवंबर 1949, 24 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1950? तो जो हमारे संविधान की जो प्रवर्तन तिथि है वो है 26 जनवरी 1950। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, किंतु उसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। हमारा 21वां प्रश्न है, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सिंध, बीहड़, नर्मदा या चंबल? तो जो चूलिया जलप्रपात है वह चंबल नदी पर राजस्थान में स्थित है। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संगीत के क्षेत्र से संबंधित नहीं है? बेगम असगरी बाई, अलाउद्दीन खान, चक्रधर सिंह या अमृता शेरगिल? तो सभी जानते हैं कि अमृता शेरगिल एक राइटर है और सभी का संबंध और बाकी जो सभी है उनका संबंध संगीत क्षेत्र से है। 23वां प्रश्न है, हड़प्पा का उत्खननकर्ता कौन था? दयाराम साहनी, RD बनर्जी, A घोष या YD शर्मा? तो सही उत्तर है दयाराम साहनी। 24वां प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? N गोपाल स्वामी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, KM मुंशी या डॉक्टर BR अम्बेडकर? तो संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। 25वां प्रश्न है, भारत में धन की निकासी का सिद्धांत किसने पेश किया? महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, पट्टाभी सीतारमैया या एनी बेसेंट? तो सही उत्तर है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने ही धन की निकासी का सिद्धांत पेश किया था। 26वां प्रश्न है, नाबार्ड संबंधित है ग्रामीण विकास से, कृषि से, दोनों से या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर है ऑप्शन 3, दोनों। ग्रामीण विकास और कृषि विकास दोनों से संबंध रखता है नाबार्ड। 27वां प्रश्न है, भावांतर भुगतान योजना किससे संबंधित है? महिला एवं बाल विकास, कृषि, उद्योग या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर है कृषि।
28वां प्रश्न है, तपेदिक रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़े, तंत्रिका प्रणाली, आंत या अस्थि मज्जा? तो तपेदिक रोग से फेफड़े हमारे प्रभावित होते हैं। 29वां प्रश्न है, दूध के शुद्धिकरण को मापने हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर, क्रायोमीटर, लैक्टोमीटर या एनीमोमीटर? तो सही उत्तर है लैक्टोमीटर। 30वां प्रश्न है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था के प्रावधान है? भाग 9, भाग 10, भाग 11 या भाग 12? तो सही उत्तर है भाग 9। संविधान के भाग 9 का संबंध पंचायती राज से है। तो इस प्रकार ये हमारे जीके के क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। और आपने ये देखा होगा कि इसमें इंडिया की जीके भी आई है, कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी हैं और एमपी के क्वेश्चंस भी इसमें दिए गए हैं और एक दो क्वेश्चन इसमें साइंस की भी ऐड किए गए हैं। तो आपको इंडिया की जीके में आपको हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी, भूगोल भी पढ़नी पड़ेगी और उस संविधान भी आपको देखना पड़ेगा। उसके अलावा आपको साइंस भी थोड़ी पढ़नी पड़ेगी। इतना कठिन क्वेश्चन कोई भी नहीं थे, सारे क्वेश्चन ऐसे ही थे जो हमने सुने हुए हैं या पढ़ रखे हैं। अब हम अपना नेक्स्ट पोर्शन देखेंगे। नेक्स्ट पोर्शन है यहाँ पे मैथ और रीजनिंग। इसके क्वेश्चंस भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में हैं, तो हम हिंदी के क्वेश्चंस ही देखेंगे जिससे कि हम मुझसे ज्यादा अच्छे से समझ सके। अब यहाँ पर हम आ गए हैं प्रश्न नंबर 31 पर और यहाँ पर निर्देश दिए हुए हैं। पहले ये रीजनिंग का पोर्शन आया है, इसमें निर्देश दिए हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन दिया गया है जिसके बाद दो धारणाएं 1 एवं 2 दी गई हैं। कथन पर विचार करें और तय करें कि दी गई धारणाओं में से कौन सी धारणा कथन में निहित है। यदि केवल धारणा 1 निहित है तो ऑप्शन ए, यदि केवल 2 निहित है तो ऑप्शन बी, यदि या तो केवल 1 या 2 निहित है तो ऑप्शन सी, यदि ना तो 1 ना ही 2 निहित है तो ऑप्शन डी। इस प्रकार से आपको ये देखना है। तो यहाँ पर हम 31वें प्रश्न पर चलते हैं। पहले ये है, कंपनी एक्स में मिस्टर ए का वर्तमान निवेश केवल एक जुआ है। ऑप्शन 1 है, पहली जो दी गई है धारणा वो है मिस्टर ए को अपने निवेश पर नुकसान उठाना पड़ सकता है और दूसरा दिया है मिस्टर ए अपने निवेश से लाभ उठा सकते हैं। तो या तो मिस्टर ए को नुकसान होगा या फिर उसे लाभ होगा, या तो फायदा होगा या फिर नुकसान होगा। तो दोनों में से एक ही चीज हो सकती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि तीसरा ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप कोई विज्ञापन देना चाहते हैं तो अखबार DVZ में दो। BA को कहता है कि यदि आप कोई विज्ञापन देना चाहते हैं तो अखबार DVZ में दो। धारणा है समाचार पत्र DVZ का व्यापक प्रचार है और दूसरा है कि A अपने उत्पादों को प्रचारित करना चाहता है। तो इसमें दो धारणाएं हो सकती हैं कि या तो समाचार पत्र जो DVZ है उसका व्यापक प्रचार है और दूसरा है A अपने उत्पादों को प्रचारित करना चाहता है। तो जो ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है यहाँ पर वो है ऑप्शन नंबर, जो पहली धारणा है वो समझ में आ रही है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 पर है। तो 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विराट शुक्रवार को चेन्नई में आयोजित होने वाले एक विवाह समारोह में भाग लेने के लिए ट्रेन से मंगलवार को चेन्नई के लिए रवाना हुआ। तो पहली धारणा है कि विराट शुक्रवार से पहले चेन्नई पहुंच सकता है, विराट बुधवार को चेन्नई पहुंच सकता है। तो जैसे कि विराट शुक्रवार को चेन्नई में आयोजित होने वाले एक विवाह समारोह में भाग लेने के लिए ट्रेन से मंगलवार को चेन्नई के लिए रवाना हुआ। तो आपको ये पता ही नहीं है कि विराट कहाँ से रवाना हुआ है, कहाँ से उसे चेन्नई तक जाना है, इस बारे में हमें कोई भी पता नहीं है।
लेकिन इतना जरूर है कि इंडिया में अगर कोई भी ट्रेन होगी, शुक्रवार को चलना शुरू करेंगे तो वो 1 हफ्ता तो नहीं लगाएगी। तो वो विराट शुक्रवार से पहले चेन्नई पहुंच सकता है। 1 हफ्ता तो लगेगा नहीं, तो जाहिर सी बात है कि वो शुक्रवार के पहले पहुंच जाएगा। और दूसरा है, विराट बुधवार को चेन्नई पहुंच सकता है, तो बुधवार का कोई निश्चित, एक सेकंड, विराट शुक्रवार को चेन्नई में आयोजित होने वाले विभाग समारोह में भाग लेने के लिए ट्रेन से मंगलवार को चेन्नई के लिए रवाना हुआ। सॉरी, मंगलवार है यहाँ पर, जो कि शुक्रवार को उसे आयोजित होने वाले विवाह समारोह में जाना था, वो मंगलवार को रवाना हुआ है। तो अब ये नहीं पता हमें कि वो कहाँ से रवाना हुआ है, उसे कितना टाइम लगेगा, तो बुधवार को हम नहीं कह सकते। लेकिन शुक्रवार को जबकि उसे समारोह में पहुंचना है, तो वो शुक्रवार से पहले जरूर चेन्नई पहुंच सकता है, तभी वह अपने टाइम को मैनेज करके निकला होगा। तो ऑप्शन ए जो है वह सही हो जाएगा, जो कि चौथे नंबर के ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये एक पजल लग रही है। निम्नलिखित जानकारी को सावधानी पूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। एक परिवार में 6 सदस्य हैं, पी, क्यू, आर, एस, टी एवं यू। 2 विवाहित जोड़े हैं। क्यू एक डॉक्टर है और टी का पिता है। यू आर के दादाजी हैं और एक ठेकेदार है। टी की दादी एस है और एक गृहिणी है। परिवार में एक डॉक्टर, एक ठेकेदार, एक नर्स, एक गृहिणी और 2 छात्र हैं। तो ये आपकी एक वो आ गई है पजल, जिसमें आपको उनका पेशा भी देखना है, जिसमें आपको ये बताना है कि वो एक दूसरे में रिलेशन क्या है उनका, और ये भी बताना है कि उनका पेशा क्या है। तो ये आपकी एक पजल आ गई है, जो कि आपके 5 क्वेश्चन है, 34, 35, 36, 37, 38। उसके बाद 39 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सामान्य से विशिष्ट की ओर व्यवस्थित करें। पशु, तेंदुआ, स्तनपायी और बिल्ली। तो इन्होंने ऑप्शन देके रखा है 1, 3, 2, 4, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। सबसे पहले पशु आएगा, पशु में स्तनपायी आएगा, स्तनपायी के बाद आएगा तेंदुआ, और तेंदुआ के बाद आएगा बिल्ली। फिर 40वां क्वेश्चन आ गया हमारा, निम्न प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। हाँ, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, नॉर्मल सा है, इनको आपको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे ये सिंपल से आपको सॉल्व कर लेना है, और इसका जो सही आंसर है वो आएगा 3400। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर श्रीवास्तव अपनी आय का 20% किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू आवश्यकताओं पर खर्च करते हैं। अब उनके पास 1800 रुपए की बचत होती है, उनकी मासिक आय कितनी है। तो ये आपका परसेंटेज का क्वेश्चन है, इसे आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपको ये देखना है, मैथ में आपको मेनली ये देखना है कि क्वेश्चन किन किन चैप्टर्स से आए हुए हैं। तो जो हमारा 41वां पहला क्वेश्चन है वो आया है हमारा परसेंटेज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम और श्याम मिलकर एक टंकी में पानी भरते हैं। राम प्रत्येक 3 मिनट में 4 लीटर एवं श्याम प्रत्येक 4 मिनट में 3 लीटर पानी भरते हैं। टंकी में 100 लीटर पानी भरने में कितना समय लगेगा। तो ये आपका वो नल एवं टंकी वाला जो पोर्शन होता है, जो चैप्टर होता है, उसका ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे ये 43वां क्वेश्चन है, घड़ी में 12 और 1 बजे के बीच कितने बजे दोनों कांटे समकोण पर होंगे। तो ये क्वेश्चन जो घड़ी वाला चैप्टर है, ये मैथ में भी होता है और रीजनिंग में भी होता है, तो आपको ये चैप्टर अच्छे से लगा के जाना है। 44वां क्वेश्चन है, 3 पुरुष 2 लड़के एक काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। 2 पुरुष और 3 लड़के इस काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, और 1 पुरुष एवं 2 लड़के इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। तो ये आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन हो गया। 45वां क्वेश्चन है, एक ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति 1 मिनट में 21 टेलीफोन पोस्ट गिनता है। यदि प्रत्येक टेलीफोन पोस्टों की आपस में दूरी 50 मीटर है, तो ट्रेन किस रफ्तार से चल रही है। तो ये आपका स्पीड एवं डिस्टेंस, समय एवं दूरी का पोर्शन हो गया, का एक क्वेश्चन हो गया। तो ये वाला चैप्टर भी आपको ध्यान से देखना है। उसके बाद ये है, एक समूह में 10 सदस्यों की औसत आयु 21 वर्ष है। एक सदस्य के समूह से अलग होने पर औसत आयु 2 माह कम हो जाती है। समूह से अलग होने वाले सदस्य की आयु क्या होगी।
तो ये आपका एवरेज का क्वेश्चन हो गया। सैतालीसवां क्वेश्चन है, प्रकाश ने अपनी टेबल को 10% हानि पर बेचा। यदि उसने 675 रुपए अधिक से बेचा होता तो उसे 5% का लाभ होता। टेबल का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन हो गया। तो अभी आपने देखे हैं कि आपका टाइम एंड वर्क आया है, पाइप एवं टंकी आया है, उसके अलावा आपका समय दूरी का क्वेश्चन आया है, प्रॉफिट लॉस आया है, एवरेज आया है, और ये 48वां क्वेश्चन है जैसे पी क्यू और आर अलग अलग एक कार्य को क्रमशः 12, 15 और 20 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन आर कार्य दो दिनों के बाद छोड़ देता है। शेष कार्य समाप्त हो जाएगा कितने दिनों में? तो ये आपका टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन और हो गया है। उसके बाद 49वां क्वेश्चन आया, एक साइकिल सवार 24 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित समय अवधि में एक समान चाल से तय करता है। यदि वह अपनी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो वह दूरी तय करने में 2 घंटा कम लेता है। उसकी वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए। तो आपके जो समय एवं दूरी है उससे एक क्वेश्चन और हो गया। टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन है, टाइम एंड डिस्टेंस के भी 2 क्वेश्चन है। उसके बाद एक नाव 10 घंटे में धारा की दिशा में 44 किलोमीटर तथा धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह नाव 13 घंटे में धारा की दिशा में 55 किलोमीटर एवं धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है। शांत जल में नाव की चाल बताइए। तो ये आपका एक नाव एवं धारा का क्वेश्चन भी हो गया। तो आपको मैथ भी अच्छे से लगानी है कि क्वेश्चन अच्छे लेवल के आ जाते हैं। उसके बाद ये आपके हिंदी का पोर्शन आया जिसमें आपके 10 क्वेश्चन है। पहला है, क्या किस प्रकार का सर्वनाम है? तो ये क्या एक प्रश्नवाचक है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। मानव से विशेषण शब्द बनेगा। मानव से विशेषण यानी विशेषता बताने वाला, तो हो गया मानवीय। 53वां प्रश्न है, मैं किस प्रकार का सर्वनाम है? तो मैं यानी अपना, तो हो गया निजवाचक सर्वनाम, मतलब निजी वाला है तो निजवाचक सर्वनाम हो गया। उसके बाद है, विद्वान का स्त्रीलिंग है, तो विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगम इनमें से किस शब्द का विलोम है? अगम का विलोम होगा सुगम। उत्कृष्ट का विलोम होता है निकृष्ट। प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या है? तो प्रत्येक का सही संधि विच्छेद होता है प्रतिधन 1। 58वां क्वेश्चन है, दर्द का दर्पण बनाओ का प्रयोग किस आशय के लिए किया गया है? दुख के समय में दर्पण की तरह टूट जाने के लिए, दुख के समय में पूरी तरह उदासीन रहने के लिए, दुखों को स्वीकार करके उनसे अविचलित रहने के लिए, या दुख ही जीवन का दर्पण है अतः उन्हें अपनाने के लिए? तो सही उत्तर है आपका दुखों को स्वीकार करके उनसे अविचलित रहने के लिए। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। 59वां क्वेश्चन है आपका, रंग फूट पड़ना का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर आपको मुहावरे भी अच्छे से याद करके जाने हैं। रंगों का उद्गम, रंगों का बहना, उत्साह छाना या चंचल होना। तो रंग फूट पड़ना को बोलते हैं हम लोग उत्साह छाना। फिर है, निम्न वर्तनी में शुद्ध का चयन कीजिए। तदुपरांत, तदुपरांत, तद उपरांत या इनमें से कोई नहीं। तो सही है जो वो है तदुपरांत। तो ये हमारे हिंदी के भी 10 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद आएगा हमारा इंग्लिश का पोर्शन जिसमें कि आएंगे 20 क्वेश्चंस। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड कंसोलिडेट। कंसोलिडेट का जो बेस्ट एक्सप्रेशन होगा वो कौन सा शब्द देगा? तो इसका है सही आंसर यूनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड इंस्पायर। तो इंस्पायर का इनकरेज, इंस्पायर दोनों का मतलब क्या हो जाता है कि मतलब किसी को बढ़ाना या बढ़ावा देना। इनकरेज करना यानी किसी काम को करने के लिए उसे बढ़ावा देना, या इंस्पायर करना प्रेरणा देना। 63वां क्वेश्चन है, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड राइवल। राइवल माने
हो जाता है दुश्मनी। दुश्मनी यानी एक दुश्मनी नहीं होगा तो एक प्रतिद्वंदी हो जाएगा, जैसे राइवल माने होगा प्रतिद्वंदी, तो वो हो जाएगा कॉम्पिटिटर। फिर चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉम्पिटेंस। तो कॉम्पिटेंस का मतलब होता है आपकी क्षमता, और क्षमता को सही तरीके से एक्सप्रेस कर रहा है एबिलिटी। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। उसके बाद है चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रिस्टाइन। तो इसका सही आंसर है ओरिजिनल, ऑप्शन नंबर 3। 66वां क्वेश्चन है चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड एड। एड का है असिस्टेंस, यानी आपको ये दिख रहे हैं सारे क्वेश्चंस, पूरे पढ़ लेते हैं फिर बताती हूँ। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब होता है थोड़ा धुंधला या खराब सा होता है, डर्टी टाइप का होता है, तो उसका आंसर होगा क्लियर। एंटोनिम बताना है अपन को, तो उसका आंसर हो जाएगा क्लियर। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग द वर्ड वैल्यूएबल। वैल्यूएबल यानी जिसकी वैल्यू हो। तो सही आंसर है आपका वर्थलेस, क्योंकि अपोजिट बताना है तो मतलब जो वर्थलेस हो, वही जो अनुपयोगी हो या जिसकी कोई वैल्यू ना हो, तो सही हो जाएगा वर्थलेस। फिर है चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द रिवॉर्ड। रिवॉर्ड का अपोजिट क्या होगा, तो आंसर है पेनल्टी। 70वां क्वेश्चन है चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड डिम। डिम का अपोजिट होगा ब्राइट। डिम माने हो जाता है मतलब बहुत लो टाइप का, धुंधला मतलब डिम यानी बिल्कुल मतलब चमकीला का अपोजिट जो होगा, डिम माने अपन कहते हैं ना थोड़ा कम दिखाई देना सा, और ब्राइट यानी एकदम चमकीला सा हो जाता है, तो ये सही हो जाएगा। उसके बाद है चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल यानी होता है बनावटी या बनाया हुआ, और ऑथेंटिक यानी होता है रियल, तो वो हो जाएगा, एक सेकेंड, आर्टिफिशियल यानी होता है कृत्रिम, यहाँ पर आर्टिफिशियल का मतलब कृत्रिम से लगाया गया है, और नेचुरल यानी प्राकृतिक, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा नेचुरल। 72 है चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड गैदर। तो यहाँ पर गैदर का अपोजिट हो जाएगा स्कैटर। 73 नंबर है हमारा अ पोएम रिटन ऑन द डेथ ऑफ समवन लव्ड एंड लॉस्ट। तो ये होती है एलिगी। एलिगी लिखी जाती है जब कोई आपका एक्सपायर हो जाता है, तो उसके लिए जो पोएम लिखी जाती है उसे एलिगी बोलते हैं। उसके बाद है 74 नंबर अ डिसीज विच स्प्रेड बाय कांटेक्ट। कांटेक्ट से जो डिसीज फैलती है उसे कॉन्टेजियस बोलते हैं। मीनिंग ऑफ आइडम एंड फ्रेजेस टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड। तो इसका सही आंसर है टू बी इनकंसिस्टेंट। 76 है आइडम फ्रेजेस आई है टू पुश समबडी टू द बॉल। टू, तो इसका आंसर है टू फोर्स समवन इनटू अ पोजीशन वेयर देयर इज ओनली वन चॉइस टू मेक। मतलब किसी को उस चीज के लिए फोर्स करना जहां पर सिर्फ एक ही चॉइस है और कोई सी चॉइस नहीं। 77 है फिल इन द एप्रोप्रिएट वर्ड हैव यू एवर। तो हैव यू एवर ताजमहल, तो यहाँ पर आपको अंदर से ही लग रहा होगा हैव यू एवर सीन द ताजमहल, और सीन यहाँ पर एक तरीके से इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर हैज हैव है, तो हैज हैव के सॉरी हैव है, तो हैव के साथ आपको पता है हैज और हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पर सीन आ जाएगा, इसीलिए यहाँ पर सीन लगाया गया है। 78 fill in the appropriate word it's unfortunate that he died। तो आंसर होगा ऑफ, क्योंकि किसी भी बीमारी से मरने पर, यहाँ पर जो बीमारी है कैंसर, तो कैंसर यानी बीमारी से मरने पर हमेशा ऑफ प्रपोजिशन का यूज किया जाता है, तो यहाँ पर ऑफ आएगा। 79 क्वेश्चन है फिल इन द एप्रोप्रिएट वर्ड आई हैव मेड अ रफ। तो डॉट राफ्ट डॉट या डॉट, तो इसका सही आएगा राफ्ट।
a rough draft of the report. Fill in the appropriate word. The celebration went off very well. मतलब यहाँ पर एक आपको जो फ्रेजल वर्ब होती है वो है went off, तो वो आपको यहाँ पर लगानी है। तो आपने मोस्टली इंग्लिश का पोर्शन जिसमें देखा है, तो लगभग आप एक बार फिर से देख लीजिए कि जो आपका इंग्लिश का पोर्शन हुआ था 61 से स्टार्ट, और आप 61 से लेकर अगर आप देखेंगे तो 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, मतलब ये 12 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो कि सिर्फ एंटोनिम्स और सिनोनिम पर ही बेस्ड थे। मतलब अगर आपकी वोकैब अच्छी नहीं है तो आप इंग्लिश का पोर्शन बिल्कुल नहीं निकाल पाएंगे इसमें, क्योंकि इसमें लगभग 12 से 13 क्वेश्चन तो आपके सिर्फ उसी पर आएंगे जो कि आपकी वोकैब है। उसके बाद वोकैब में उसके बाद आपके आइटम फ्रेजेस आ गए। आइटम फ्रेजेस के बाद एक आध दो क्वेश्चन आपके वर्ब से रिलेटेड आए हैं, और उसके अलावा फिर यहाँ पर आपके फ्रेजल वर्ब आ गए। तो लगभग आपको पूरी वो करके ही जाना पड़ेगी वोकैब अच्छे से, तभी आप इंग्लिश का पोर्शन निकाल पाओगे। और नेक्स्ट जो लास्ट 20 क्वेश्चन है वो आ गए हमारे कंप्यूटर नॉलेज के। तो यहाँ पर 81 क्वेश्चन है। टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर्स ऑफ MS वर्ड इज, मतलब MS वर्ड में जो टेक्स्ट को स्टाइल चेंज करने का जो फीचर होता है वो आता है वर्ड आर्ट में। तो आंसर हो जाएगा वर्ड आर्ट। 82 नंबर का क्वेश्चन है। इन MS वर्ड फॉर व्हाट डज रूलर हेल्प, मतलब जो रूलर होता है MS वर्ड में वो आपकी क्या मदद करता है। टू सेट टैब्स, टैब्स को सेट करने में। इंडेंट्स को सेट करने में। पेज के टू चेंज पेज मार्जिन, पेज के मार्जिन को चेंज करने में। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। आप रूरल की हेल्प से इन सभी को आप मैनेज कर सकते हो। 83 क्वेश्चन है। व्हाट इज द ओवरऑल टर्म फॉर क्रिएटिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, स्टोरिंग, रिट्रीविंग एंड प्रिंटिंग अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, मतलब आपको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में ये सारी चीजें करनी है तो आप कौन सा किसे यूज करोगे। तो सही आंसर है आपका वर्ड प्रोसेसिंग, क्योंकि स्प्रेडशीट तो आपकी एक्सेल शीट होती है उसमें नहीं बनेगा। तो आंसर क्या, इसके लिए क्या यूज किया जाता है, वर्ड किया जाता है यूज, MS वर्ड। तो वर्ड प्रोसेसिंग सही आंसर है। 84 क्वेश्चन है। Which one of the following software application would be the most appropriate for performing numerical and statistical calculation? तो सही आंसर है स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट में ही आप न्यूमेरिकल एंड स्टेटिस्टिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं। 85 नंबर का क्वेश्चन है। Which command will you choose to convert a column of data into row? मतलब कॉलम के डाटा को रो में कन्वर्ट करने के लिए आप किस कमांड का यूज करोगे। तो इसका आंसर होगा पेस्ट स्पेशल ग्रेटर देन ट्रांसपोज। ये वाली आपकी कमांड आएगी जो जिससे जो कॉलम का डाटा होगा वो रो में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद है 86 नंबर का क्वेश्चन है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ मैक एड्रेस? मैक एड्रेस की लेंथ कितनी होती है? तो सही आंसर है 48 बिट्स। जो हमारा मैक एड्रेस होता है उसकी जो लेंथ होती है वो 48 बिट्स होती है। ICMP इज यूज्ड इन, ICMP का यूज किस में किया जाता है? तो आंसर है पिंग में। 88 नंबर का क्वेश्चन है। टू चेंज द ओनरशिप ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज रिकर्सिवली कमांड इज यूज्ड। तो जो फाइल्स एंड डायरेक्टरीज की ऑनरशिप होती है उसको चेंज करने के लिए किस कमांड का यूज करते हैं? तो आंसर है CHOWN शॉन R, इस कमांड का यूज किया जाता है। 89 है। कमांड इन लाइनक्स यूज टू काउंट नंबर ऑफ कैरेक्टर इन अ फाइल, मतलब एक फाइल में कितने कैरेक्टर्स हैं उनको काउंट करने के लिए लाइनक्स में किस कमांड का यूज किया जाता है? तो ये है WC कमांड। वर्ड काउंट है शायद, ये WC कमांड का यूज करते हैं। फिर 90 नंबर का क्वेश्चन है। विद इलेक्ट्रॉनिक मेल यू कैन नॉट डू विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है उसमें आप इनमें से क्या नहीं कर सकते हैं।
send and read mail, delete someone else mail, delete reply to or forward all of these। तो इसमें सही है वो है delete someone else mail, मतलब किसी और के द्वारा जो मेल किया गया है आप उसे डिलीट नहीं कर सकते हैं। 91 है एन आइकन और इमेज ऑन अ वेब पेज एसोसिएट विथ अनदर वेब पेज इज कॉल्ड। तो जो कोई आइकन या इमेज जो कि एक वेब पेज से किसी अन्य वेब पेज पर जुड़ी रहती है, मतलब दो वेब पेजों को जोड़ने का काम करती है, उसे क्या कहते हैं? तो वो होती है हाइपरलिंक। 92 नंबर का है विच कमांड इज यूज्ड टू रिमूव फाइल इन लाइनक्स। लाइनक्स में फाइल को रिमूव करने के लिए किस कमांड का यूज किया जाता है? तो ये है हमारी rm कमांड। 93 नंबर का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्राउजर। इनमें से एक ब्राउजर नहीं है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम, फायरफॉक्स या आउटलुक। तो सही आंसर है आउटलुक, क्योंकि आउटलुक एक तरीके से मेलिंग के लिए है और वो ब्राउजर नहीं है। 94 नंबर है व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट एप्लीकेशन। पावर पॉइंट एप्लीकेशन का एक्सटेंशन क्या होता है? तो ये सही है .ppt। 95 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का टाइप क्या है? तो आंसर है रैम। द फुल फॉर्म ऑफ DPI। DPI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आंसर है डॉट्स पर इंच। 97 नंबर क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ डिजिटल इमेज इज अ। जो डिजिटल इमेज होती है उसकी सबसे छोटी यूनिट क्या है? तो वो है पिक्सल। 98 नंबर का क्वेश्चन है अ ब्लैंक इज एन आइकन ऑन द डेस्कटॉप दैट प्रोवाइड्स अ यूजर विथ इमीडिएट एक्सेस टू अ प्रोग्राम और फाइल। मतलब एक आइकन होता है उस पर डेस्कटॉप पर जो यूजर को प्रोवाइड करता है कि किसी भी प्रोग्राम और फाइल को वह तुरंत से एक्सेस कर ले, तो वो होता है हमारा शॉर्टकट। क्योंकि हमें शॉर्टकट चाहिए होता है तभी हम किसी आइकन को डेस्कटॉप पर रखते हैं। 99 नंबर का क्वेश्चन है द ब्लैंक फीचर इन वर्ड ऑटोमेटिकली करेक्ट सर्टेन स्पेलिंग, टाइपिंग, कैपिटलाइजेशन और ग्रामर एरर्स। तो ये है हमारा सही है ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट के द्वारा हम स्पेलिंग, टाइपिंग, कैपिटलाइजेशन इन सभी को और जो भी ग्रामर एरर्स होती हैं उन सभी को सही कर लेते हैं। उसके बाद है ए हाफ बाइट इज नॉन एज। तो ए होता है निम्बल, हाफ बाइट को हम निम्बल भी कहते हैं। एक बाइट होता है वो 8 बिट का होता है, तो 4 बिट को हम निम्बल भी बोलते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम पेपर जो कि 22 फरवरी 2022 को हुआ था। इसमें 100 क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, जिसमें कि आपको सारे अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। आपके मैथ में भी थोड़े क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े मतलब थोड़े टफ हो जाते हैं, जैसे कि टाइम एंड वर्क, टाइम एंड स्पीड में 1-2 क्वेश्चन थे जो थोड़े हार्ड लग रहे थे। उसके अलावा आपकी इंग्लिश मुख्य रूप से है, क्योंकि इंग्लिश में 12 क्वेश्चन ऐसे थे, 12 से 13 क्वेश्चन जो कि सिर्फ आपके वोकैब पर थे, जिसमें सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स थे, तो आपको वोकैब बहुत अच्छे से करनी है। उसके अलावा कंप्यूटर में भी शुरू के 6-7 क्वेश्चन ऐसे थे फर्स्ट शिफ्ट में जो कि लग रहे थे, जैसे लाइनक्स हो गया, लाइनक्स के से कुछ क्वेश्चन थे, कमांड बेस्ड क्वेश्चन थे, तो ये थोड़े टफ क्वेश्चन हो जाते हैं, नॉर्मली इन्हें नहीं पढ़ते हैं हम, तो ये हो गया। उसके अलावा आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इनको अंदर से पढ़ना है, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर आपने पढ़ लिया, नहीं, आपको प्रैक्टिकल वे से न पढ़ना पड़ेगा। और हिंदी आपकी सिंपल थी, कुछ नहीं था। जीके भी आपकी सिंपल थी, ज्यादा कुछ नहीं था जीके में। रीजनिंग भी आपकी सिंपल ही थी, कुछ नहीं था। तो आपको मेन फोकस करना है, वो करना है आपको इंग्लिश और कंप्यूटर पर, क्योंकि मैथ भी इतनी ज्यादा टफ नहीं थी उसमें, अगर आप लगाओगे तो सारे क्वेश्चन आराम से लग जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपके साथ जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था MP हाईको AG3 एंड स्टेनोग्राफर का, वो हमने आपके साथ डिस्कस किया है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं सेकंड शिफ्ट का पेपर लेकर आऊंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।